Hello everyone, this is Dr. Sahil Roy and you are watching AU Commerce Scholar. Welcome back students. हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट फॉर्म्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम मार्केट फॉर्म्स को डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि मोनोपोली है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये परफेक्ट कंपटीशन है। तो ये ऐसे कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम अपने मार्केट फॉर्म्स को डिफाइन करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट फॉर्म्स। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए शुरुआत करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट फॉर्म्स, जिसमें स्टार्टिंग में दो सवाल पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मार्केट फॉर्म। जो मार्केट फॉर्म है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, मतलब अगर मोनोपोली और ओलिगोपोली में डिफरेंस है तो वो क्या ऐसी चीज है जो इन दोनों को अलग बनाती है, इनके क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। या मोनोपोली क्या है जहां पे ढेर सारे सेलर्स है, सिंगल सिंगल बायर है, आप बात समझ रहे हैं। या परफेक्ट कंपटीशन की क्या बेसिक, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम मार्केट के अलग अलग फॉर्म्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, पहली चीज। दूसरा इन्होंने बोला कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो ये जो अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी खुद की कुछ कैपेबिलिटीज हैं, खुद की कुछ फीचर्स हैं, खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके बेसिस के ऊपर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये सबके अलग होते हैं। तो ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते, किसी में सिंगल सेलर होता है, किसी में सिंगल बायर होता है, मोनोपोली में सिंगल बायर होता है, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं, इसे हम आगे आने वाले समय में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब यही है। अब इन्होंने बताया है सबसे पहली चीज कि द नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। देखिए यहाँ पे इन्होंने बता दिया द नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, डिफरेंशिएशन का एक बेस है। फिर कह रहे हैं द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर क्या है। फिर बोल रहे हैं द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि उन प्रोडक्ट्स के बायर्स कितने हैं। ठीक है बच्चों। आगे कह रहे हैं डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री इनटू द इंडस्ट्री। जैसे मोनोपोली में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, आप एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन, कितना रेस्ट्रिक्शन है उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए। फिर आगे कह रहे हैं द नॉलेज अबाउट द मार्केट, मार्केट के बारे में आपके पास कितनी जानकारी है। एंड द एक्सटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कितना आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो, कितना खर्चा आएगा, आएगा नहीं आएगा, किस किस में करा सकते हो, किस किस में नहीं करा सकते हो। ये सारी चीजें आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो कुछ ब्रीफ डिस्कशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स का इस हिसाब से हमने आपकी बुक के हिसाब से 5 चीजें ले रखी हैं। पहला है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दूसरा है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, तीसरा है नॉलेज अबाउट मार्केट, चौथा है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, और पांचवा है डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स से। आइए शुरुआत करते हैं। आइए हम सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं जो है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में इन्होंने सबसे पहली बात कही है द पावर ऑफ अ सेलर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट डिपेंड्स अपॉन इट्स शेयर इन द टोटल सप्लाई। मतलब कोई भी एक सेलर है, वेंडर है या प्रोड्यूसर है, उसका मार्केट सप्लाई में जितना ज्यादा शेयर रहेगा उसके पास उतनी ज्यादा पावर रहेगी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की। आप बात समझ रहे हैं। द पावर ऑफ अ सेलर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट डिपेंड्स अपॉन इट्स शेयर इन द टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई में उसका जितना ज्यादा भागीदारी रहेगा या हिस्सेदारी रहेगा उसके पास उतनी ज्यादा, और जितना कम रहेगा उसके पास उतनी कम पावर रहेगी या नहीं रहेगी पावर। आप बात समझ रहे हैं। तो पहला इन्होंने कहा कि टोटल सप्लाई में अगर एक प्रोड्यूसर का बहुत ज्यादा अगर शेयर है मार्केट में तो उसके पास उतनी ज्यादा पावर है प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की। दूसरा कह रहे हैं द स्मॉलर द नंबर ऑफ सेलर्स द लार्जर वुड बी द शेयर ऑफ ईच फर्म in total supply, and therefore the larger would be the power of the firm to influence the price because it produces a large proportion of total supply। मतलब आप समझ रहे हैं, जितने थोड़े नंबर के सेलर्स होंगे, जितने कम सेलर्स होंगे, वो उतने बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े ही फर्म्स हैं लेकिन बड़े साइज के फर्म्स हैं, इनकी ही पूरी मार्केट सप्लाई है। ठीक है, तो इनके पास ज्यादा पावर है मार्केट के टोटल सप्लाई। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि पेप्सी है और कोक है। ठीक है, दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं।
हाँ, आप जानते हैं कि डिओपोली आता है, लेकिन 2 ही तो हैं जो बहुत बड़े सेलर्स हैं, और यही दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी अगर एक प्राइस बहुत ड्रॉप कर देगा, कम कर देगा, 10 रुपए की चीज 5 रुपए में देना शुरू कर देगा, सपोज कीजिए, तो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना प्राइस को। तो इन्होंने बोला जितने थोड़े सेलर्स होंगे, लेकिन मार्केट में जितना बड़ा शेयर होगा, इनका थोड़े सेलर्स हैं और मार्केट में ज्यादा शेयर है, तो क्या हो गया, इनके पास ज्यादा प्रपोर्शन हो गया टोटल सप्लाई का, और ये उतना ज्यादा प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आगे इन्होंने बोला ऑन द अदर हैंड इफ द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट इज लार्ज एंड द पावर ऑफ सेलर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट वुड बी लेस बिकॉज इट शेयर्स इन द टोटल सप्लाई इज लेस। समझ रहे हैं कि जहां पे 2 सेलर की जगह 2000 सेलर्स हो गए, तो एक सेलर के पास कहाँ उतना पावर रहेगा कि वो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। तो इन्होंने बोला कि दूसरी तरफ अगर नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा है मार्केट के, तो इनके पास कंपेरेटिवली बहुत कम पावर रहेगा कि टोटल सप्लाई को एक तो इन्फ्लुएंस कर सके और मार्केट प्राइस को भी इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है। आगे इन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट वी डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोली वेयर देयर इज ओनली वन सेलर, perfect competition and monopolistic competition where there are large number of sellers, and oligopoly where there are few sellers. Similarly, the number of buyers determine the degree of control a buyer has on the market. समझ रहे हैं आप, इन्होंने बोला नंबर ऑफ सेलर के बेसिस के ऊपर हम डिस्टिंग्विश करते हैं, जैसे मोनोपोली, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है। ओलिगोपोली में थोड़े सेलर्स होते हैं लेकिन बड़े साइज के होते हैं। वैसे ही नंबर ऑफ बायर्स के हिसाब से हम डिग्री ऑफ कंट्रोल भी देखते हैं, मार्केट में कितना कंट्रोल है। और लास्ट में कह रहे हैं इफ देयर इज ओनली वन बायर ऑफ द कमोडिटी व्हिच इज नोन एज मोनोपोली इट वुड एक्सरसाइज अ लार्ज कंट्रोल ऑन द मार्केट। अगर सिर्फ सिंगल बायर है तो वो भी मार्केट के ऊपर बड़ा कंट्रोल कर सकता है। मोनोपोली का एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर किसी से कोई सामान खरीद तो गवर्नमेंट इज सिंगल बायर, किसी भी जैसे डिफेंस की चीजें होती हैं तो गवर्नमेंट ही खरीदती है, हम लोग थोड़ी टैंक वैंक जाके खरीदते हैं या मिलिट्री के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, एमिनेशन खरीदते हैं, वो तो गवर्नमेंट खरीदती है। आप बात समझ रहे हैं, बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है लेकिन बायर एक है, तो मोनोपोली। गवर्नमेंट ने बोला हम इस प्राइस पे खरीदेंगे तभी डील होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो गवर्नमेंट अकेले था, मोनोपोली था, अकेला बायर था, उसने प्राइस इन्फ्लुएंस कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो इन्होंने पहला जो बताया था डिटर्मिनेंट वो है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट में इन्होंने बोला डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे द अमाउंट ऑफ कंपटीशन इन अ मार्केट डिपेंड्स ऑन हाउ सिमिलर आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स। कितना कंपटीशन है मार्केट में, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, कितनी अलग अलग चीजें आप बना रहे हो। समझ रहे हैं आप। इन्होंने बोला इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स आर होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब आइडेंटिकल, मिलते जुलते, सेम सेम। ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो अलग अलग फर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो होमोजेनस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिलते जुलते गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं देयरफॉर नो सिंगल फर्म इज एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन सच सिचुएशन। तो कोई सिंगल फर्म ऐसे सिचुएशन में या सिचुएशन में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। बट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो गया है, वहां पे जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहता है। एज अ रिजल्ट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। होमोजेनस का मतलब होता है आइडेंटिकल, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। गुड्स आर इन पोजीशन टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द गुड्स दे प्रोड्यूस। समझ रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्राइस होता है, आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके प्रोडक्ट सेम है। ठीक है। और यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है, किसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इन्होंने बोला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने गुड्स को डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटर से आपके प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि डिफरेंस है तो आप अपने हिसाब से वहां पे प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। अगला है नॉलेज अबाउट द मार्केट। नॉलेज अबाउट द मार्केट में बहुत सारी बातें बोली हैं। सबसे पहली बात बोल रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस। तो अलग अलग मार्केट जो है वो डिफरेंशिएट नॉलेज
या लैक ऑफ नॉलेज इज इग्नोरेंस, हम ध्यान नहीं दे रहे मार्केट के ऊपर या मार्केट कंडीशंस के ऊपर, इसके बेसिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने बोला, इफ द बायर एंड सेलर हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट कंडीशंस, द प्राइस एट विच the product is being sold by other sellers, and the nature and the quality of the product, then a single price would prevail in the market। समझ रहे हैं आप? अगर बायर और सेलर को मालूम है, पूरी जानकारी है मार्केट कंडीशन के बारे में, ठीक है, कि मार्केट, तो वहां पे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट सेलर बेच रहा है वो एक ही रेट पे बेचेगा, क्योंकि बायर को मालूम है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है। अगर वो अलग अलग प्राइसेस पे बेचेगा तो बायर्स खरीदेंगे नहीं, क्योंकि बायर्स को भी नॉलेज है, सेलर को तो नॉलेज है ही है, बायर को भी नॉलेज है। आगे इन्होंने कहा, सो परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस एंश्योर्स यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पे परफेक्ट नॉलेज की जब बात की जाती है तो मार्केट कंडीशन के ऊपर चीजें आ जाती हैं। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस एंश्योर्स यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट, और ये चीजें परफेक्ट कंपटीशन में होता है। आगे कह रहे हैं, बट under monopolistic competition, consumer may be ignorant about the quality of different brands। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक अलग अलग ब्रांड, सैमसंग अलग हो गया, ओप्पो अलग हो गया, वीवो अलग हो गया, एप्पल आईफोन अलग हो गया, तो अलग अलग ब्रांड्स के बारे में आपको मालूम है, ब्रांड्स अलग अलग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग प्राइसेस पे बेच रहे हैं, तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस में रिजल्ट इन डिफरेंट प्राइसेस बीइंग चार्ज्ड फॉर द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है, आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। इसमें पहला पॉइंट कह रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट आर डिफरेंशिएटेड नेचुरल और मैन मेड ऑन द एंट्री ऑफ न्यू और प्रोस्पेक्टिव फर्म्स और ऑन द एग्जिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म्स। इन्होंने बोला जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है वो डिफरेंशिएट किए जा रहे हैं नेचुरली या मैन मेड द्वारा, इंसानों द्वारा या नेचुरली, वो डिफरेंशिएट किए जा रहे हैं किस बेसिस के ऊपर, कि क्या फर्म एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इनके बेसिस के ऊपर। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट ensures that producers end up in earning minimum profits और normal profits। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री या एग्जिट क्या इंश्योर कर रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहा है, तभी उसी बेसिस के ऊपर वो एंट्री एग्जिट करते हैं। इफ द एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, न्यू फर्म्स वुड एंटर इनटू द इंडस्ट्री। सही बात है, एग्जिस्टिंग वाले प्रोड्यूसर्स अगर बहुत ढेर सारा पैसा अर्न कर रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो नए नए फर्म्स आएंगे, और जितना ज्यादा आप कमा रहे हो सप्लाई बढ़ा देंगे तो आपका ये एबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा। इन्होंने बोला दिस वुड लीड टू एन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री, रिजल्टिंग इन अ फॉल इन द मार्केट प्राइस एंड वाइपिंग आउट द एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इससे क्या होगा, मार्केट की टोटल सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब टोटल सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस, मार्केट प्राइस फॉल कर जाएगा, और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, फ्री एंट्री और एग्जिट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, जब मर्जी तब आप एंटर कर सकते हैं। बेसिकली एंटर तब करते हैं जब देखते हैं कि एग्जिस्टिंग फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, तभी एंटर कर जाते हैं, सप्लाई बढ़ा देते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट आपका कम हो गया बस, और अगर लॉस होना शुरू हो जाता है तो एग्जिट कर देते हैं, आपकी चॉइस। आगे कह रहे हैं, however, if there are restrictions on the entry of new producers or firms, the existing firms may continue to earn abnormal profit without any fear of rival producers। अगर restriction एंट्री पे, जैसे मोनोपोली है, मोनोपोली में आप एंटर नहीं कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग है वो एग्जिस्टिंग है ही, तो यहाँ पे आपके पास पावर रहती है कि आप जितना मर्जी उतना एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करो बिना किसी डर के। ठीक है, आगे कह रहे हैं, एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टिंग फर्म्स में स्टार्ट एंजॉइंग मोनोपोली पावर। ठीक है, लास्ट में कह रहे हैं, द एसेंस ऑफ मोनोपोली फॉर्म्स ऑफ मार्केट इज द कंडीशन ऑफ क्लोज्ड एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स। मतलब समझ रहे हैं कि मोनोपोली का जो इंपॉर्टेंस है, मतलब जो एसेंस है, जो मेन फीचर है, वो ये है कि कोई भी एंटर या एग्जिट नहीं कर सकता, आप एंट्री कर ही नहीं सकते मोनोपोली में, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। ठीक है, अगला है हमारा आखिरी, जो है हमारा डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस। तो डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस में जो पहली बात इन्होंने कही है वो कही है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस एंड डिटर्मिनेशन। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक दूसरे से डिफरेंट इस वजह से भी होते हैं क्योंकि हर कोई प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइस, कुछ प्राइस टेकर होते हैं, कुछ प्राइस मेकर होते हैं। प्राइस टेकर जो प्राइस है वो हमने ले लिया, जो प्राइस मेकर होते हैं दे आर एक्चुअली डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
इन्होंने बोला अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कैन नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइस टेकर। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, क्योंकि लोगों को मार्केट की पूरी नॉलेज होती है और जब सारी नॉलेज है तो ये लोग प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो जो प्राइस है तो ये बन गया प्राइस टेकर, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, प्राइस चेंज नहीं कर सकते। तो perfectly competitive firm cannot influence the market price. It is considered to be a price taker. आगे कह रहे a monopolist on the other hand has a great power of influencing the price of the commodity. A monopolist is a price maker. तो मोनोपोलिस्ट क्या है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। मोनोपोलिस्ट मतलब सिंगल सेलर हो गया, सिंगल प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, क्योंकि वही सप्लाई कर रहा है, सिंगल अकेले बेच रहा है, तो उसके पास बहुत पावर है और वो अकेले ही प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है क्योंकि अकेला सप्लायर है ना, आप समझ रहे हैं। आगे कह रहे द पोजीशन ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, जो पोजीशन है मोनोपोलिस्टिक का वो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में। कौन से एक्सट्रीम्स, एक है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, दूसरा है मोनोपोलिस्ट के बीच में। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इन दोनों के बीच में आता है। A firm under monopolistic competition has some power to influence the price of the product, but at the same time, it has to take into consideration the pricing policy of rival firms while deciding its pricing policy. तो उसे अपने rival firms जो उसके competitors है ना, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को भी स्टडी करना है और देखना है कि किस बेसिस के ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्राइसिंग करके बेच रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्हें भी अपना प्राइसेस खुद डिटरमाइन करना है। और लास्ट में कह रहे हैं इट इज अ प्राइस मेकर बट विद इन सर्टेन लिमिट्स। ये प्राइस मेकर तो होते हैं लेकिन इनके पास भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। आई होप एंड बिलीव की वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।